Hello students, today's I will discuss the chapter function. तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि जो फंक्शन चैप्टर है ना वो कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है और ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही बढ़िया आप लोगों को करना है। मतलब बेसिक्स जितने भी होंगे ना सबको बहुत अच्छा कर लेना है सच दैट कि आगे जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आए, आई मीन टू से जो भी इससे रिलेटेड कुछ फंक्शन का क्वेश्चन आए तो हम लोगों के पास पहले पता हो जाए कि नहीं इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा सच दैट ये क्वेश्चन हमारे पास आगे आसान हो जाए। तो आइए हम लोग लेके चलते हैं, फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन में सबसे पहले हम लोग फंक्शन के डेफिनेशन को समझेंगे कि फंक्शन का डेफिनेशन होता क्या है। तो फंक्शन को ना हम लोग डिफरेंट तरीके से डिफाइन करेंगे और वो सारे तरीके को आपको समझना है और सारे तरीके को समझने के बाद ना उसका बेसिकली प्रॉब्लम में यूज क्या है उसे भी पॉइंट आउट करना है। रीजन बिहाइंड इट कि अगर आप किसी भी चीज को समझते हो, लर्न करते हो और आपने उसको प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका नहीं समझा तो फिर वो आपके लिए वेस्टेज है, मतलब आपके काम का कोई कुछ नहीं है। तो अगर आपने डेफिनेशन को समझा और डेफिनेशन को समझने के बाद उसका प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका समझा तभी वो आपके लिए सुटेबल है। एनीवे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। फंक्शन को डिफाइन करेंगे सबसे पहले ना वेन डायग्राम मेथड से। वेन डायग्राम मेथड से फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कंप्लीटली जो डेफिनेशन है ना वो कंप्लीटली सेट्स पे आधारित है। अब सेट्स से हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे फंक्शन को, तो हम लोग करते क्या ना कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं। नॉन एम्प्टी सेट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दोनों में होना चाहिए। लाइक सेट ए में हमने एलिमेंट्स ले लिया ए बी सी, सेट बी में हमने एलिमेंट्स ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। और इफ हम लोग एक ऐसा रूल लेते हैं, एफ हम लोग एक ऐसा रूल लेते हैं जो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को ना सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से जोड़ता हो, तो हम लोग इसी रूल को बोलेंगे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया बच्चों कि हमने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या लिया, दो नॉन एम्प्टी सेट्स और इफ एक ऐसा रूल लिया जो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से जोड़ता हो, तो इसी रूल को हम लोग बोलेंगे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आई मीन टू से कि फंक्शन को डिफाइन करना है हम लोगों को, डेफिनेशन लिखना है तो हम लोग लिखेंगे फंक्शन इज डिफाइंड एज A and B have two non-empty sets and F is a rule which associates every element of set A with the unique element of set B, then that rule बोले तो F is called function from A to B। क्या हमने लिखा, देखो बच्चों फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कि फंक्शन इज डिफाइंड एज A and B have two non-empty sets and F is a rule which associates every element of set A with the unique element of set B, then that rule is called function from A to B, जो हमने आपको पहले भी हिंदी में समझा रखा है। आई बात समझ में ना। अब यहां पे हम लोगों ने F को बोला फंक्शन
फ्रॉम ए टू क्या बी। इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। मैथमेटिकली इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। देखो क्या पढ़ रहे हैं इसको, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। क्लियर है ना, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो फंक्शन हमारे पास है ना, यहां पर कुछ कुछ और इससे रिलेटेड वर्ड आएंगे, मतलब फंक्शन बोल लो, मैपिंग बोल लो, या फिर करस्पॉन्डेंस बोल लो। मैंने क्या बोला, फंक्शन, मैपिंग, करस्पॉन्डेंस, ऑल दीज आर बोल सकते हो मैथमेटिकल सिनोनिम्स, एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। मतलब फंक्शन को डिफाइन कर लो, मैपिंग को डिफाइन कर लो, या फिर हमारे पास करस्पॉन्डेंस को डिफाइन कर लो, सारे का डेफिनेशन सेम ही है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कि यहां पर देख रहे हो, ए पुट किया तो क्या मिला 1, बी पुट किया तो क्या मिला 2, किसके जरिए, एफ के जरिए। देखो बच्चों, ए पुट किया तो 1 मिला, बी पुट किया तो 2 मिला, सी पुट किया तो 3 मिला, किसके जरिए, एफ के जरिए। तो आपने ये फील किया होगा कि जब मैं ये पुट कर रहा हूं तो 1 मिल रहा है, इसका मतलब है ये ए जो हमारे पास है, ए पे डिपेंड किया 1, बी पे डिपेंड किया 2, सी पे डिपेंड किया 3। आई मीन टू से सेट ए के सारे एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेट बी के सारे एलिमेंट को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, ए के एलिमेंट पे बी का एलिमेंट डिपेंड कर रहा है। उसी तरीके से मैं इसको और डिफाइन कर सकता हूं, इसको और कुछ कुछ वर्ड से रिलेट कर सकता हूं। हमने ए पुट किया तो 1 मिला, बी पुट किया तो 2 मिला, सी पुट किया तो 3 मिला, तो इसको हम लोग इनपुट बोल सकते हैं। उसी तरीके से ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आउटपुट, है ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक बात और बोलेंगे कि सर इसको हम लोग इमेज बोलते हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट को, और सेट ए के सारे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। ऐसा मैं इसलिए बता दे रहा हूं सारे पॉइंट्स को, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास फंक्शन में इमेज आपके पास वर्ड आए, प्री इमेज आपके पास वर्ड आए, तो आपको ये फील ना हो कि आप लोग इसका मीनिंग नहीं जानते हो। क्लियर है ना। और कुछ पॉइंट्स और हैं इससे रिलेटेड, यहां पे एक बात और ध्यान देना कि जैसे यहां पर देख रहे होगे ना कि हमने ए पुट किया तो 1 मिला, बी पुट किया तो 2 मिला, सी पुट किया तो 3 मिला। इसका मतलब ये जो फंक्शन हमारे पास है ए, बी और सी के लिए डिफाइंड है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो आप लोग कि ये फंक्शन जो हमारे पास है ए, बी और सी के लिए डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड हुआ, क्योंकि ए, बी, सी के लिए एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू मेरे पास मिल रहा है 1 2 3। आई मीन टू से कि यहां पे हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स को हम लोग डोमेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और डोमेन की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है ना, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कहने का मतलब क्या हुआ, ए, बी, सी का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिला 1 2 3। तो डोमेन के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। मतलब ध्यान दो, देखो यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट्स को बहुत सारे पॉइंट से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, बहुत सारे वर्ड से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। वो सारे वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। सेट बी को भी हम लोग जो जो वर्ड से इंडिकेट कर रहे हैं ना, उसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ना। तो हमने क्या बताया डोमेन ऑफ द फंक्शन के बारे में, कि डोमेन ऑफ द फंक्शन होता क्या है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन के बारे में हमने बताया कि सर फंक्शन जो है ना वो एक्स के किस वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। एक्स के जिस जिस वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, फंक्शन जो है एक्स के जिस जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, वो सारे वैल्यू को उस फंक्शन का डोमेन कहलाएंगे, और जो डोमेन का करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा वो रेंज कहलाएगा। मतलब यहां पर देख रहे होगे ये फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है ए, बी और सी के लिए। यहां पर रेंज की जो हम लोग बात करेंगे, तो रेंज में डोमेन का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो कौन कौन सा 1 2 3, और सेट बी का सारे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ये ऑलवेज ध्यान देना बच्चे। इसका मतलब है कि यहां पर कोडोमेन जो हम लोग बात करेंगे ना, वो कौन कौन सा वैल्यू होगा 1 2 3 और 4। अब यहां पे बच्चे ने एक क्वेश्चन राइज किया कि सर यहां पर डोमेन हमारे पास एबीसी हुआ, बट डोमेन को ना हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे से। मतलब समझ नहीं पा रहे अच्छे से कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मैथमेटिकली
आई मीन टू से एनालिटिकली एक्सप्रेशन वाइज किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करवाऊं तो कैसे मैं डोमेन निकालूंगा उसको, उसका डोमेन होगा क्या, तो कैसे निकालेंगे ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट डोमेन को ना थोड़ा सा और एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा, ध्यान देना बच्चे। जैसे सपोज करो हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया fx इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। मान के चल रहा हूं अभी एक फंक्शन है। बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी सवाल होगा सर ये आपने कैसे मान लिया ये एक फंक्शन होगा कि नहीं होगा। सपोज कर लो ना, क्या दिक्कत है, आगे क्लियर हो जाएगा। एनीवे fx इक्वल टू एक्स प्लस वन लिया मैंने, अब मैं निकालना चाह रहा हूं इसका डोमेन होगा कैसे। जैसे अपने डोमेन को बोला ना कभी हम इसके पहले वाले एग्जांपल में वेन डायग्राम से जो भी हमने समझाया था आप लोगों को, डोमेन क्या हुआ था एबीसी। लेकिन एक्सप्रेशन वाइज मैं क्लिक करना चाहूंगा तो डोमेन का हमने डेफिनेशन क्या बताया कि x की किस किस वैल्यू के लिए fx डिफाइंड है, x के जिस जिस वैल्यू के लिए fx डिफाइंड होगा x का वो सारा वैल्यूज उस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। तो आप जरा बताओ तो जरा, x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो पूरे का वैल्यू क्या मिलेगा 1, x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो 2, x का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तो 3, x का वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूं तो 3 प्लस 1 4। इसका मतलब आप लोगों को ये फील हो रहा होगा कि सर x की सारी वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, x का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जिसको मैं पुट करूं और fx अनडिफाइंड होगा। क्या ऐसा है कि नहीं है ना। मतलब इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन की बात करूं, शॉर्टकट में हम लोग पढ़ेंगे, आई मीन शॉर्टकट में लिखते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन को, एक्चुअली इट रीड एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलेंगे x बिलोंग्स टू, मतलब x का सारा रियल वैल्यूज। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सारे वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। कोई ऐसा एग्जांपल जो सारे वैल्यूज के लिए डिफाइंड ना हो तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं fx इक्वल टू एज फॉर एग्जांपल 2 बाई एक्स माइनस 1। अब ये देखो तो x के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन, बहुत लोगों के मन में ये आ रहा होगा आंसर कि सर x का वैल्यू 1 पुट कर दूं ना तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 पे ये 0 हो जाएगा और समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड होता है, और x का कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो अनडिफाइंड नहीं होगा एक्सेप्ट 1। अरे ये नहीं बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x इक्वल टू 1 के लिए अनडिफाइंड है, बाकी सबके लिए डिफाइंड है ये। इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो लिखूंगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1। समझ में आ रहा है। तो यहां से एक क्वेश्चन मैं फिर रियलाइज करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात होगा कि सर आपने इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r कर दिया, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस 1 कर दिया, तो ये डोमेन एक्चुअली हम लोग निकालेंगे कैसे। तो मैं फिर वही बात बोल रहा हूं कि इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मैं बस जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन होता क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन को समझेंगे कैसे हम लोग, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर आउट राइट नाउ। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जो वेन डायग्राम से फंक्शन को जो हमने डिफाइन किया उस डेफिनेशन का बेसिकली यूज क्या है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, या फिर मैं यूं बोलूं कि जो वेन डायग्राम से अपने फंक्शन को डिफाइन किया 1 इनपुट से 1 आउटपुट, 1 इनपुट से 1 आउटपुट, 1 इनपुट से 1 आउटपुट, तो वेन डायग्राम में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। कैसे प्रेडिक्ट करूंगा कि ये जो वेन डायग्राम है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे सपोज करो हमने बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल से समझना चाहूंगा मैं, M2 से समझाना चाहूंगा मैं कि अगर हमने A में ले लिया 2 एलिमेंट अल्फा बीटा एंड B में हमने ले लिया 2 एलिमेंट 2 एंड 3, ठीक है, देन मैं निकालना चाह रहा हूं नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम A टू B निकालना चाह रहा हूं। ध्यान देना बच्चों, A में हमने एलिमेंट लिया अल्फा बीटा, B में ले लिया हमने 2 और 3, और नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन फ्रॉम A टू B निकालना चाह रहा हूं। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से देख लेते हैं कि ये हमने A ले लिया, ये हमने B ले लिया, सेट A में एलिमेंट अल्फा एंड बीटा है, सेट B में एलिमेंट 2 और 3, ठीक है। और याद है फंक्शन फ्रॉम A टू B, आई मीन टू से एरो का इंडिकेशन लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन निकालना हो तो ये बात ध्यान देना कि वेन डायग्राम से
फंक्शन को हम लोग जो चेक करेंगे वो ध्यान में बस इतना रखना है कि अगर सेट ए में एलिमेंट बच गया तो वो वेन डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब सेट ए में एम्प्टी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, एंड अगर एक इनपुट से 2 आउटपुट हुआ तो भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, एक इनपुट से 3 आउटपुट हुआ तो भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका लॉजिक क्या है आगे मैं डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल इतना ही, इसको आपको समझने की कोशिश करो कि वेन डायग्राम से कैसे प्रेडिक्ट करेंगे वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। तो बस आपको ये बात ध्यान में रखना है कि सेट ए में एम्प्टी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। दूसरी बात कि एक इनपुट से 2 आउटपुट या एक इनपुट से 3 आउटपुट या एक इनपुट से 4 आउटपुट नहीं होना चाहिए। ये दोनों सिचुएशन को छोड़कर के जितना भी हमारे पास जितने भी केसेस आप ले लो, जितना भी पिक्चोरियल डायग्राम ले लो, सारा वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आई मीन टू से बस उस दो वेन डायग्राम को ध्यान में रखना, वो दो सिचुएशन को ध्यान में रखना है। तो आप पहले बताओ, एक इनपुट से एक आउटपुट, एक इनपुट से एक आउटपुट, ये एक फंक्शन है? तो दोनों बिल्कुल है। उसी तरीके से ये पिक्चोरियल डायग्राम को हम लेके चलते हैं, ए एंड बी, एफ अल्फा बीटा 2 3, अल्फा से लिया 3, बीटा से लिया 2। ये वेन डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने ले लिया ए बी, ये एफ अल्फा बीटा 2 3, हमने अल्फा से भी 2 बीटा से भी 2 ले लिया। फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल करेगा। हमने क्या बताया, सेट ए में एम्प्टी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। सेट बी से मतलब नहीं है, उसमें बचे या ना बचे उस बात से कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर। उसी तरीके से हमने एक और पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया, ये एफ अल्फा बीटा 2 3, हमने अल्फा से 3 बीटा से 3 ले लिया, ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब प्रैक्टिकली सोचो कि सर इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज सच दैट कि वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करे। किसी बच्चे ने बोला सर ऐसा भी तो हो सकता है, ए बी ये फंक्शन अल्फा बीटा 1 2, अल्फा से लिया 1 और अल्फा से लिया 2, क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? सॉरी ध्यान देना, ये 2 और ये 3, अल्फा से लिया 2 बीटा से लिया 3, क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहां से देख रहे हो एक इनपुट से दो आउटपुट निकल रहे हैं। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो यहां से आप प्रैक्टिकली फील कर रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जो होगा वो कितने होंगे? 4। तो नंबर ऑफ फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो इक्वल टू कितना मैं बोलूंगा? 4। क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आइए लेके चलते हैं इसी में एक और एग्जांपल। अब जैसे सपोज करो कि हमने ना ए में 3 एलिमेंट्स ले लिया, अल्फा बीटा गामा, और बी में 2 एलिमेंट्स लिया। चलो मैं 2 नहीं 3 एलिमेंट्स इसमें ले लेता हूं, ठीक है। और मैं बोलता हूं देन मेरे को नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जरा तुम सोचो कि इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने ए में 2 एलिमेंट लिया, बी में 2 एलिमेंट लिया, तो उसमें नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास कितने आ गए थे? 4 आए थे ना। हमने प्रैक्टिकली करके देखा, ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने डिसीजन दिया कि नहीं सर नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ पे 4 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास ए और बी दोनों में एक्सीड हो गया, बढ़ा लिया। तो आप एक बात बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे जो वेन डायग्राम आई मीन सेट्स से रिलेटेड जो हमने डेफिनेशन जो अभी मैंने बता रखा था उसको मैं यहाँ पर उसी से रिलेटेड मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा, तो क्या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गया हमारे पास। तो बोलो सर इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर क्यों? अगर हमारे पास हो सकता है कि ऐसा भी कि ए में एलिमेंट्स बहुत ज्यादा दे दो, बी में भी बहुत ज्यादा दे दो एलिमेंट्स, तो मैं कैसे प्रेडिक्ट करूंगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी? तो उसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को आपको याद रखना है। मैथमेटिकल फॉर्मूला है क्या? हम लोग यहां पर हेडिंग देंगे नंबर ऑफ फंक्शंस। याद रखना बच्चे, ये सपोज करो कि हमारे पास ये सेट हुआ, ये हमारे पास बी सेट हुआ, इसमें हमने दे दिया n एलिमेंट्स और इसमें हमने दे दिया m एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहां हम बोलते हैं नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है m टू द पावर n।
मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। इसका प्रूफिंग भी है। जो बच्चे 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़े होंगे इसका प्रूफ भी किए होंगे, इसको प्रूफ भी किए होंगे। और एनीवे इसके प्रूफिंग पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। बस फॉर्मूला याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू m टू द पावर n। रीजन बिहाइंड इट, आईआईटीज में किसी भी फॉर्मूले का एप्लीकेशन आता है ना कि उसका प्रूफिंग आता है। बट फिर भी मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जिन बच्चों को इनका प्रूफिंग याद नहीं है वो थोड़ा सा आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में देख लीजिएगा। अभी मैं उस बात को डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं। आइए लेके चलते हैं इसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे। तो अभी हमने बताया था इसके पहले वाले में कि सर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो उसी मुश्किल को आसान करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो क्या इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना सॉल्यूशन में? बताओ बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितना होगा? तो हमने क्या बताया फॉर्मूला में, m टू द पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट इन b टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। तो नंबर ऑफ एलिमेंट b में कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट a में कितना है 3, तो हम लोग बोलेंगे 3 टू द पावर 3 बोले तो 27। देख लो बच्चे 27 फंक्शन होंगे। जरा सोचो वेन डायग्राम से अगर हम लोग करना स्टार्ट करते तो 27 पेयर्स मेरे को बनाने पड़ते हैं और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि वहां तक हम लोग पहुंच भी जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? खैर एनीवे, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आप निकाल लोगे ना इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आया ना? तो पहले एक बात बताओ, वेन डायग्राम से जो हमने फंक्शन को डिफाइन किया आप लोगों को उसका मेनली प्रॉब्लम में एप्लीकेशन क्या हुआ? तो मैं बोलूंगा ना इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सर, ध्यान देना बच्चों। दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास सेट ए और सेट बी में टोटल कुछ एलिमेंट्स देते और बोल दे बताओ लगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमारे पास बहुत सारा वेन डायग्राम्स का पेयर से दे बताओ कौन सा वेन डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये शायद दोनों बातें आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी, है ना? तो आइए हम लोग लेकर चलते हैं कि ठीक है वेन डायग्राम से फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया। जरा सोचो ना कि हमने जो शुरू में एग्जांपल लिया था फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कि हमने ले लिया था ए बी सी 1 2 3, जो हमने लिया था ए से 1 बी से 2 सी से 3, कुछ इस तरीके का लिया था मैंने एग्जांपल, है ना? तो जरा सोचो कि हमने जो इनपुट पुट कर रहे हैं वो उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है, इनपुट पुट कर रहे हैं उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब पक्की बात है सर कि वो एक पर्टिकुलर रूल को तो फॉलो कर ही रहा होगा। रूल करने का मतलब क्या हो रहा है बच्चे, समझ में आ रहा है? कि वो कोई ना कोई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को तो फॉलो कर ही रहा होगा, है कि नहीं है? जैसे याद करो ना कि fx इक्वल टू हमने दे दिया x माइनस 1, x का वैल्यू 0 पे पूरे का वैल्यू -1, x का वैल्यू 1 पे पूरे का वैल्यू 0। तो देख रहे हो ना 0 पे -1 1 पे 0, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है किसको, fx इक्वल टू x माइनस 1 को। तो बिल्कुल उसी तरीके से कि जो हमने डिफाइन किया फंक्शन को वेन डायग्राम से, वो जो हमने डेटा लिया वो डेटा तो किसी न किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। तो अब आइए लेकर चलते हैं हम लोग कि फंक्शन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाइज अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये ध्यान देना बच्चों, फंक्शन को आपको बहुत अच्छा करना है। फंक्शन अगर अच्छा हुआ गारंटी इस बात की कैलकुलस आपके मुट्ठी में होगा, और कैलकुलस आपके मुट्ठी में होगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल पीक पे रहेगा, किसी भी क्वेश्चन को तोड़ने फोड़ने में आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, गारंटी। एनीवे, तो और लेके चलते हैं हम लोग डेफिनेशन नंबर 2। कौन सा? एनालिटिकल। डेफिनेशन एनालिटिकल डेफिनेशन कहने का मतलब ध्यान देना वही एक्सप्रेशन वाइज। इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से समझें। अगर मैं लिखूं इफ वी राइट y इक्वल टू fx, then simply it read as
y is the function of x। ध्यान देना बच्चे, अगर y इक्वल टू fx लिखा हुआ है ना तो इसको हम लोग मैथमेटिकली पढ़ेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। फिर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। इफ वी राइट y इक्वल टू x, आई मीन टू से इट रीड एज y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर हमारे पास y इक्वल टू हमने ले लिया sin x, तो हम लोग बोलेंगे पढ़ेंगे y इज द फंक्शन ऑफ sin x। अगर हमने फिर एग्जांपल लिया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे y इज द फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। ध्यान देना क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ sin x, y इज द फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। इस तीनों एग्जांपल में ये आप देख रहे होंगे कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2। बोलो कौन कौन, x एंड y। यहां पे भी टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हुए, 2 x एंड y। यहां पे भी टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हुए, 2 x एंड y। इसका मतलब ये हुआ ना कि फंक्शन को एग्जिस्ट होने के लिए हम लोगों को ये याद रखना है, ध्यान देना बच्चे, कि फॉर फंक्शन टू बी एग्जिस्ट, it must be फर्स्ट में डबल वेरिएबल। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कांस्टेंट फंक्शन। अभी मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा इसको। सेकंड में बोलेंगे सिंगल वैल्यू, थर्ड में बोलेंगे रियल वैल्यू। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने कंडीशन दे रखा है ना, उसका लिमिटेशन बस यही है कि आपको जेई एडवांस तक क्वालिफाई करना है। मतलब जेई एडवांस तक के लिए है ये, पूरे कैलकुलस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जेई एडवांस तक, मतलब जेई एडवांस के लिए जो जरूरी है आपके पास, जो लिमिटेशन है डेफिनेशन के लिए, उसी बात को मैं डिस्कस कर रहा हूं। आप आगे के लेवल में आप जाओगे तो डेफिनेशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। फिर मेरी बात को समझना, अभी आपके पास लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो हमने क्या लिखा कि फंक्शन को एग्जिस्ट होने के लिए फंक्शन मस्ट बी डबल वेरिएबल, 2 वेरिएबल उसमें होना चाहिए। उसमें एक एक्सेप्ट है, कांस्टेंट फंक्शन एक्सेप्शन है। बता रहा हूं कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। मतलब यहां पर से बोलने का मतलब क्या है कि सर डबल वेरिएबल, इसका मतलब ये होगा सर अगर 3 वेरिएबल हुआ तो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं करेगा। अभी एक आपके पास एक लिमिटेशन को लेकर चलना है जेई एडवांस तक के लिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास हमने कंडीशन क्या दिया, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड होने का मतलब क्या होगा कि सर x की एक वैल्यू पुट करोगे ना तो y की एक ही वैल्यू निकलनी चाहिए। मतलब x का अगर एक वैल्यू पुट करो y का एक वैल्यू निकलने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कभी ना हो कि x का एक वैल्यू पुट करो और y का एक से ज्यादा वैल्यू निकल जाए। तो बोले वो कब होगा सर, तो जब y का पावर 1 से ज्यादा होगा। y का पावर 1 से ज्यादा होगा तो x का एक वैल्यू पुट करोगे तो y का 1 से ज्यादा वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल वैल्यूड का मतलब x का एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू निकलना चाहिए। इसका मैथमेटिकल सेंस हुआ कि y का पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि y का पावर 1 से ज्यादा हो गया तो x का एक वैल्यू के लिए y का बहुत सारा वैल्यू हो जाएगा, तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तीसरा हमने क्या बताया, रियल वैल्यू। तो एक बात ध्यान देना बच्चे, हम लोग कैलकुलस में ना जो फंक्शन पढ़ेंगे या कैलकुलस की बात करेंगे ना, वो रियल वैल्यू के लिए ही बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग के पास लिमिटेशन है, आईआईटी तक लिमिटेशन है, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेंगे। जब कॉलेज में चले जाओगे ना तो फिर फंक्शन को पढ़ना कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा, बट अभी हम लोगों को लिमिटेशन में ही लेकर चलना है कि रियल वैल्यू के लिए ही फंक्शन को डिफाइन करना है। मतलब कि 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को भी अगर फॉलो नहीं किया ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो वो एक्सप्रेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सीधी सीधी बात है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कराने के लिए इस तीनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके, मैं यहां पे बताना चाहूंगा कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। थोड़ा सा कांस्टेंट फंक्शन को भी हम लोग थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। यहां से तो ये बात पक्का लग रहा है कि हमने बोल दिया डबल वेरिएबल, उसमें एक एक्सेप्शन लगा दिया। कांस्टेंट फंक्शन है, नहीं पक्की बात है, कांस्टेंट फंक्शन में डबल वेरिएबल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। कांस्टेंट फंक्शन में सिर्फ सिंगल वेरिएबल होता है।
लाइक सपोज करो कि अगर हमने दे दिया एक छोटा सा एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू 5, ध्यान देना मेरी बात को, कितना वेरिएबल इसमें पहले बताओ बच्चों, एक है ना कौन x, ये तो कांस्टेंट हो गया सर, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 5। एक बात ध्यान देना, एफ एक्स ले लो या y ले लो बात बराबर ही है, पूरे कैलकुलस में पूरे मैथमेटिक्स में एफ एक्स लिख लो या एफ एक्स के बदले y लिख लो, अगर y इक्वल टू 5 भी लिखोगे एक ही वेरिएबल है कौन y, अगर एफ एक्स इक्वल टू 5 लिखोगे एक ही वेरिएबल है कौन x। अब ये रहा बात कि ये सर ये फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो जरा तुम सोचो, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, और एफ एक्स इक्वल टू 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, ओके आपको पता है कि कोई भी नंबर का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग 5 इंटू 1 कर सकते हैं और 1 को एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। अब जरा तुम सोचो तो जरा, अगर मैं x का वैल्यू 1 पे पूरे का वैल्यू जानना चाहूंगा तो 5 इंटू 1 टू द पावर 0 मतलब कितना 5, x का वैल्यू 2 पे मैं पूरे का वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 5 इंटू 2 का पावर 0 बोले तो कितना 5, x का वैल्यू 3 पे मैं पूरे का वैल्यू निकालना चाहूंगा, x का वैल्यू 3 पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 का पावर 0 कितना 5। तो आप देख रहे हो कि x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, 5 ही आ रहा है। अब बोलोगे ये फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया, तो फिर मैं लेके चलता हूं इसको वेन डायग्राम से, इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम जरा देखना बच्चों, बढ़िया समझना इसको इस बात को, ए बी ये फंक्शन, ध्यान देना इनपुट क्या क्या हमने लिया 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, आउटपुट क्या क्या मिल रहा है सबका ओनली 5 आई मीन 1 से 5 2 से 5 3 से 5, क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा भैया, हमने अभी बता रखा है आपको, फंक्शन रिप्रेजेंट कब नहीं होगा वेन डायग्राम से, जब सेट ए में एम्प्टी एलिमेंट बचना चाहिए, अगर बच गया तो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उस सिस्टम को तो फॉलो नहीं करना है। और हमने क्या बताया था कि एक इनपुट से 2 आउटपुट नहीं होना चाहिए, एक इनपुट से 3 आउटपुट नहीं होना चाहिए, उस सिचुएशन में भी वो फंक्शन को फॉलो नहीं करेगा, उस सिस्टम को भी फॉलो नहीं कर रहा है, फंक्शन को रिप्रेजेंट किया। तो पहले बताओ कांस्टेंट फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि x का जो भी मर्जी वैल्यू ले लो सर, y का एक ही वैल्यू निकलेगा सर, सेम ही वैल्यू निकलेगा। तो यहां से देख रहे हैं ना सर कि एक ही वेरिएबल है फिर भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने इसमें एक्सेप्ट लगा दिया है कांस्टेंट फंक्शन। आई बात समझ में ना। अब इसको हम लेके चलते हैं एग्जांपल से, समझते हैं इस डेफिनेशन को। ये ध्यान देना है, एक्सप्रेशन वाइज कोई भी एक्सप्रेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट तभी करेगा जब ये तीनों को इकट्ठे एक साथ वो फॉलो करे, ठीक है ना। जैसे अगर हमने क्वेश्चन में छोटा सा एग्जांपल दे दिया, which of the following expression represent a function, ध्यान देना, फर्स्ट में ले लिया मैंने x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, सेकेंड में ले लिया मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, थर्ड में ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, फोर्थ में ले लिया वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, 5 में ले लिया वाई क्यू इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, 6 में ले लिया हमने वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 7 में हमने ले लिया वाई इक्वल टू कुछ और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। बताना है कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है एक्सप्रेशन वाइज। तो आप देख रहे होंगे ना इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए 3, हमने क्या बताया था 2 वेरिएबल होना चाहिए, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया। अब बताओ इसमें 2 वेरिएबल है, बिल्कुल है। सेकंड हमने कंडीशन क्या बताया, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मतलब x का एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू निकलना चाहिए, या फिर यूं बोल लो उसको, हमने ये बात भी समझा रखा है कि y का पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जरा तुम सोचो, डबल वेरिएबल तो है, पहले कंडीशन को तो फॉलो किया, सेकंड कंडीशन की बात करें कि फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, x का वैल्यू अगर तुम 1 पुट करते हो तो देखो ना y स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब y का वैल्यू क्या क्या आएगा +1 और -1, मतलब x के एक वैल्यू के लिए y का दो वैल्यू मिला, तो ये सिंगल वैल्यू नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी एग्जांपल फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब मेनली आपको ये समझना है ना शॉर्टकट से कि y का पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, y का पावर 1 से ज्यादा हो गया तो वो एक्सप्रेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा।
y का पावर 1 से ज्यादा गया, ध्यान देना। अब इसमें जरा देखो, फर्स्ट कंडीशन फंक्शन मस्ट बी डबल वेरिएबल, डबल वेरिएबल को फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। अब जब देखो y का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस साइन दोनों दे रखा है मैंने। तुम x का कोई भी वैल्यू पुट करो ना, 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू प्लस माइनस 1 दो वैल्यू निकलेगा। 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू प्लस माइनस 2 दो वैल्यू निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरीके से ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, y का पावर 3 है। यहां पर जरा देखो, x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू अगर 9 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 3, फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डिफाइन हो रहा है। यहां पे ये बात करें तो डबल वेरिएबल है, सिंगल वैल्यूड है, डबल वैल्यूड नहीं है, मल्टी वैल्यूड नहीं है, ध्यान देना। सिंगल वैल्यूड है मतलब x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -2 पुट करोगे तो भी y का वैल्यू 2, y का एक ही वैल्यू निकल रहा है। कुछ भी पुट करो y का एक वैल्यू निकल रहा है, मतलब डबल वेरिएबल भी हो गया, सिंगल वैल्यूड भी हो गया, और रियल वैल्यूड तो वैसे ही पढ़ना ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो हम लोग को लेना ही नहीं है। इसका मतलब ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो पहले एक बार बताओ, एक्सप्रेशन वाइज आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या एक्सप्रेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा? कर लोगे ना? तो बोलो सर ये तो पुट करके चेक करना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ वैल्यूज को मैं स्लिप कर जाऊं,